पहला है संज्ञा। अब संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। वापस से सुनेंगे। जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव आदि का नाम सूचित करता है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। पहला उदाहरण दिया है, गंगा यह पवित्र नदी है। गंगा किसी का नाम है, यह पवित्र नदी है। किसका नाम है? ये नदी का। नदी क्या है? स्थान है। तो व्यक्ति और स्थान यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इसे गंगा और ये नदी दोनों शब्द हो गए संज्ञा। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण समझेंगे। ज्ञानेश्वर के पास एक पुस्तक है। ज्ञानेश्वर व्यक्ति का नाम, पुस्तक यह वस्तु है, तो ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे? संज्ञा। अब हम इसे संज्ञा के प्रकार देखेंगे आगे। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से हैं? संज्ञा के भेद। यहाँ पर संज्ञा के 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब हम अलग अलग भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा के प्रकारों में पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे प्रॉपर नाउन भी कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया है, राम बाजार जाता है। राम यह किसी व्यक्ति का नाम है, विशेष नाम है, तो हम कहेंगे राम यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखेंगे। दिल्ली बड़ा शहर है। दिल्ली स्थान है और दिल्ली यह किसी विशेष स्थान का नाम है, तो हम कहेंगे दिल्ली यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा उदाहरण देखेंगे। रामायण पवित्र ग्रंथ है। अब ग्रंथ तो बहुत सारे हैं। रामायण यह विशेष नाम है, ग्रंथों का विशेष नाम है, तो हम कहेंगे रामायण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के
संज्ञा का दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा शब्द से प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे उदाहरण से, लड़का पढ़ रहा है। लड़का, यह लड़का शब्द से लड़कों की पूरी जाति का बोध होता है। उसी प्रकार शहर में भीड़ अधिक होती है। शहर देखेंगे, यहाँ पर शहर से भी उसकी पूरी जाति का बोध होता है। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखा था, जैसे दिल्ली शहर, तो दिल्ली किसी विशेष नाम था, लेकिन यहाँ पर शहर पूरी जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार तीसरा वाक्य है, फूल सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फूल देखेंगे, फूल भी यह उसकी जाति का, पूरी जाति का बोध कराता है। अगर यहाँ पर गुलाब, चंपा, चमेली अलग अलग फूलों के नाम होते तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते, लेकिन यहाँ पर फूल दिया है जो फूल पूरी जाति का बोध कराता है। उसी प्रकार आम, ये आम शब्द देखेंगे बच्चों, ये आम शब्द है जातिवाचक संज्ञा। अगर आम के भी नाम रहते, लंगड़ा, पायरी, दशहरी, राजापुरी, तोतापुरी, तो हम उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। विशेष नाम होता है तो हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष आदि का ज्ञान हो, जिन्हें हम देख या स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श का मतलब छूना, जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। पहला है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अब लालच ये शब्द देखेंगे बच्चों, यह एक प्रकार का दोष है जिसे हम छू या स्पर्श नहीं कर सकते, ना ही हम देख सकते हैं, बल्कि हम इसे अनुभव कर सकते हैं, तो लालच शब्द हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूसरा है, राम को क्रोध आ गया। क्रोध, अब हम क्रोध को भी छू नहीं सकते, हम सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं, तो हम कहेंगे राम क्रोध, यह भाववाचक संज्ञा हो गया। उसी प्रकार तीसरा है, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान, यह अभिमान शब्द भी एक प्रकार का दोष है, तो हम जिसे छू भी नहीं सकते, ना ही हम देख सकते हैं, सिर्फ इसे अनुभव कर सकते हैं, तो अभिमान शब्द है भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय अर्थात किसी शब्द के पीछे लगने वाला शब्द का अंश, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। तो ई प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, ता, पन, वट, हट, आ आदि ये सब प्रत्यय हैं। अब आगे प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं। अ, जातिवाचक संज्ञा से, अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा? जैसे बच्चा, बच्चा ये जातिवाचक है, अब बच्चा से बनता है बचपन, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मित्र, मित्र है जातिवाचक संज्ञा, और मित्रता ता प्रत्यय लगेगा तो हो जाता है वह भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार दोस्त, यह जातिवाचक है, दोस्त में ई प्रत्यय जोड़ने पर होता है दोस्ती, तो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसी प्रकार मनुष्य, मनुष्य यह जातिवाचक है, अब जातिवाचक में ता प्रत्यय जुड़ता है तो होता है मनुष्यता। अब विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगा? जैसे शूर, शूर में ता प्रत्यय जुड़ता है तो होता है शूरता, यह भाववाचक संज्ञा है। अच्छा, अच्छा में ई प्रत्यय जुड़ता है तो हो जाता है अच्छाई। बहादुर से होता है बहादुरी, सफेद से होता है सफेदी, और गर्म से होता है गर्मी। ये भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से
विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनते हैं। उसी प्रकार धातु अर्थात क्रिया में प्रत्यय जोड़ा जाता है। लिखना, लिखना से बनता है लिखाई, तो लिखाई हो जाता है भाववाचक संज्ञा। लड़ना, लड़ाई, रोना, रुलाई, काटना, कटाई, रोपना, रुपाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। उसी प्रकार बिना प्रत्यय के कुछ शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है, उनमें भाववाचक प्रत्यय नहीं है। जैसे उदाहरण दिया है दाग, प्रेम, करुणा, प्रजा, वात्सल्य आदि। संज्ञा का अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम मटीरियल नाउन भी कहते हैं। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ, यहाँ पे द्रव्य यानी लिक्विड नहीं, पदार्थ जिसे हम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखेंगे। जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी वो पदार्थ जिसे नापा और तौला जाता है। उदाहरण से समझेंगे। लोहे से औजार बनते हैं, लोहा यह धातु है, तो यह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार सोना चमकीली धातु है, सोना भी धातु है, तो सोना हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा है मैंने बाजार से चावल, गेहूं, बाजरा खरीदा। अब चावल, गेहूं, बाजरा ये क्या है? अनाज है, तो ये क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। उसी प्रकार दूध से चाय बनती है। अब यहाँ पे दूध और चाय यह दोनों क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम आगे देखेंगे। अब देखेंगे धातु में क्या क्या आते हैं। जैसे सोना है, तांबा है, चांदी है, पीतल है, लोहा है। यह क्या है? धातु है। खाद्य पदार्थ, जो पदार्थ खाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए 3 ही दिया है मैंने, मिठाई, शक्कर, चाय और बहुत सारी चीजें हैं। उसी प्रकार अनाज, चावल, बाजरा, दाल, गेहूं, ये सब क्या है? अनाज है। उसी प्रकार द्रव्य पदार्थ दूध, पानी, तेल, घी। लोहा, सोना, चावल, गेहूं, दूध यह संज्ञा है। यह संज्ञा धातु तथा पदार्थ का बोध कराती है, इसीलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। द्रव्य का अर्थ पदार्थ जिसका माप और तौल किया जाता है, जिसे मापा और तौला जाता है, वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखेंगे संज्ञा का अगला प्रकार समूहवाचक संज्ञा, जिसे कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। इसकी परिभाषा है जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी जाति के प्राणी हो या वस्तु हो, उनके समूह का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। राम मेला देखने गया। अब यहाँ पर देखेंगे मेला, मेले में एक व्यक्ति तो नहीं जाता है, वहां पे बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होता है, तो हम कहेंगे मेला यह समूहवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार चाबी का गुच्छा टेबल पर है। अब यहाँ पर गुच्छा शब्द है, गुच्छे में बहुत सारी चाबियां हैं, तो गुच्छा क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार तीसरा है बकरियों का झुंड घास चर रहा है। अभी झुंड, झुंड में बहुत सारी बकरियां हैं, तो झुंड शब्द क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार कक्षा में 50 विद्यार्थी है। कक्षा, अब कक्षा में एक बच्चे तो नहीं होते,
अधिक होते हैं तो कक्षा शब्द हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार मेरा परिवार सुखी है। परिवार में एक इंसान नहीं रहता है, परिवार माता पिता भाई बहन से मिलकर बनता है, तो परिवार शब्द हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। बच्चों, यहाँ पर मैंने 5 वाक्य दिए होमवर्क के लिए। पहला वाक्य, राम अपनी माता के काम में हाथ बटाता है। दूसरा है, मैं सेंट मेरीज विद्यालय में पढ़ता हूँ। तीसरा है, वहाँ करारी धूप पड़ती है। चौथा है, राजा को अंत में एक उपाय सूझा। और पांचवा है, हमारी सेना के जवान बुलंद हौसले रखते हैं। आपको प्रत्येक वाक्य से संज्ञा के प्रकार ढूंढ करके लिखना है। हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अब हम अगली कक्षा में नए व्याकरण के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।